आज की इस महफ़िल का हम आगाज़ करते हैं। आज की इस महफ़िल में मौजूद सभी मेहमानों का मैं अपनी जानिब से और इस महफ़िल के रूहे रमा रंजन कौल साहब की जानिब से खैर मक़दम करती हूँ सभी मेहमानों का। रंजन कौल साहब एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है और अपने वर्क को लेकर बहुत पैशनेट हैं और इनमें सीखने की जो लालसा है, जिज्ञासा है, जो ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा है। रंजन कौल जी जो हमारे सोसाइटी में जो चारों तरफ जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स है एक गरीब एक मिडिल क्लास जो फेस कर रहा है, उसको ये बहुत बारीकी से देखते हैं। और बहुत सारे इंसान होते हैं कि वो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये उस परेशानियों को, उन चीज़ों को महसूस करके अपनी पेंटिंग के ज़रिए उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो रंजन कौल साहब एक मैं इनका 2017 से शो देखती आ रही हूँ और 2017 के बाद मेरे ख्याल से ललित कला में किया, फिर आपने, और उसके बाद ओपन पाम कोर्ट में हुआ, अपर्णा आर्ट गैलरी में हुआ, लास्ट ईयर अर्बन फ्रिंज में हुआ और आज यहाँ पर इनका ये शो है। तो जिस तरह से मैं इनका शो देख रही हूँ स्टार्टिंग से और अब तक, तो हर शो में इनकी जो काम करने की सलाहियत है वो बढ़ती जा रही है। जो ये मैसेज देना चाहते हैं वो बखूबी मैसेज पब्लिक तक दे रहे हैं। तो रंजन कौल साहब जो हैं वो अपनी तरक्की के रास्ते पे जिस तरह से चल रहे हैं, तो मैं उनके बारे में एक शेर कहना चाहती हूँ। नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कतार तब नगी बना। कोई भी अकीक जो होता है वो कोई भी पत्थर हो तो एकदम से तराशा हुआ नहीं होता है, उसकी एक पूरी लंबी जर्नी होती है। और रंजन साहब की पूरी जर्नी तो हमें नहीं पता, लेकिन जब से मैं रंजन साहब को जानती हूँ तो मैं इनकी जर्नी देख रही हूँ। ये बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। और आज इस शो में जो ये पोइट्री का प्रोग्राम हुआ है, ये एक ओपन माइक प्रोग्राम है वैसे तो यहाँ पर बैठे हुए कोई भी इंसान जो कुछ भी अपनी बात कहना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, अपनी शायरी सुनाना चाहते हैं, तो बेशक माइक उसके लिए है, वो आकर सुना सकता है। और इस कड़ी में मैं सबसे पहले एक बहुत ही ख़ास इंसान और उनका एक मुख्तसर सा तारुफ देना चाहूँगी। आप एक फ्रेंच टीचर हैं, ट्रांसलेटर के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन पोइट भी हैं। इनकी बहुत सारी पोइट्री नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुकी हैं। 2020-21 में ऑल इंडिया पोइट्री कंपटीशन की जूरी मेंबर होने का भी आपको शर्फ हासिल है। इनकी जो लगातार तरक्की की राह है उसके बारे में मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी और फिर मैं उनका नाम आपको बताना चाहूँगी। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ को चल पड़ेंगी रास्ते बन जाएंगे। तो वंदना कुमार का तालियों के साथ स्वागत कीजिए और मैं वंदना कुमार जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और माइक अब Very humbling. Thank you for such a warm introduction. The first poem that I am reading out was published in the Madras Courier. It is called Who Shall Inherit the Earth? Who shall inherit the earth? We made lists of things we inherited. Someone got grandma's fabled recipes. The disinterested non-foodies yawned. Why grandpa never had recipes to bequeath? Was told he was the one who ensured plates filled with hot bread, Thanksgiving at the table. I was happy to have inherited my uncle's sense of humor, saying all that was inappropriate on age and sex, and that too so timed to perfection. I remember a niece brought an old crossword book, an eclectic heirloom of things and thoughts, of books that were banned, of long playing records, replete with scratches on roofs. Looking back from our shoulders,
there is just this much of a neck you can turn to see inheritances of sounds, of laughter, of similar shaped boxes. You wonder where they will be stored. Where will the fairy tales that originated in deep jungles go? Who will inherit an earth now that someone lit a match, now that its forests are on fire? Thank you. The second poem is called Whose Mother's Language? What I speak doesn't seem to emanate from a womb softly echoing, lilting lullabies of my soil. A mother's tongue can't possibly heard in the din where nations drench themselves in masculine toxicity. They tell me that my tongue belongs to my mother, though surnames here belong to the fathers. The alcoholics beat their wives in dialects the children won't ever forget. I drift along, feeling uprooted. I try to find my voice in a school for foreign languages. There is an alienness to my tongue. It's black, it's blue, it's made of many bruises. I thrust a metallic scraper deep inside. And the last poem that I'm reading is something I think a lot of women will relate to here. It's called A Perfect Round. A Perfect Round. A perfect round. Every Indian woman has a story with a roti. Novice, now expert, or perhaps forever clumsy. A society that decided her virtues by its shape and size. We all remember that the perfect circles of our rotis once resembled the map of Australia. Mine still do, and not that I apologize. The world, I hoped, had changed in living room conversations beyond a virgin's promise of a round roti. Thank you. और क्योंकि मुझे शायरी से बड़ा लगाव है, मैं आप लोगों की तरह पोइट तो नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको कुछ अपने एक पसंदीदा शेर सुनाना चाहती हूँ। एक नज़्म है, वो नज़्म के जो शायर हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो नज़्म का जो बीच की लाइन्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हर घर में एक तहखाना होता है, हर घर में एक तहखाना होता है, तहखाने में एक अफ़साना छुपा होता है। हर घर में एक तहखाना होता है, तहखाने में एक अफ़साना छुपा होता है। पुरानी अलमारी के खानों में, पुरानी अलमारी के खानों में एक अनमोल ख़जाना होता है। तवज्जो चाहूँगी। रात गए अक्सर दिल के वीराने में, रात गए अक्सर दिल के वीराने में एक साए का आना जाना होता है। कांटे वांटे तो चुभते रहते हैं आलम, फूलों को हर हाल में खिलना होता है। यही ज़िंदगी होती है, यही अफसाने होते हैं, यही पता नहीं क्या क्या इंसान की ज़िंदगी में छुपा होता है। पोइट अपनी पोइट्री के ज़रिए निकाल देता है ना। जो सुनने वाले होते हैं वो दूसरे की सुन के हमारी तरह कह देते हैं। खैर, तो मैं नेक्स्ट जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो है ज्योति त्यागी साहिबा। ज्योति त्यागी एक आर्टिस्ट हैं और एक पोइट भी हैं, और ये वैसे मल्टी टैलेंटेड हैं। बहुत सारी ख़ासियतों की ये मालकिन है और बहुत हार्ड वर्किंग है, और बहुत एक सबसे अच्छी बात कि बड़े सुकून से अपना काम करती हैं। इनके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत हार्ड वर्किंग वुमेन है और अपनी पोइट्री कर रही है और अपना पेंटिंग का काम लगातार कर रही है। इनके बारे में मैं एक शेर कहना चाहती हूँ। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। तो मैं ज्योति साहिबा आपको इनवाइट करती हूँ, प्लीज़।
नमस्कार। अभी अभी आबिद जैदी ने जो मेरी तारीफ़ में शब्द कहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना उसके लायक हूँ। उसने मुझे थोड़ा सा नर्वस भी कर दिया है। शायद पता नहीं मुझे मेरी कविता, मेरे शब्द उस तारीफ़ का वज़न ले पाएंगे या नहीं। बहरहाल मैं अपनी कविता आपके सामने रखना चाहूँगी। इंसान रिश्तों के लिए जीता है और अगर कुछ रिश्ते बन जाते हैं तो हम बहुत खुशनसीब हैं। बहुत संभाल कर हमें रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम उस कोशिश में नाकाम भी होते हैं। तो उसी एहसास से जुड़ी मेरी ये कुछ पंक्तियां हैं जो आप तक पहुंचाती हूँ। शीर्षक है ना कोई आहट। ना कोई आहट, ना कोई आहट, ना ही कोई जुम्बिश, एक रिश्ता सन्नाटा ओढ़े अंधेरे की ओर अपने वजूद को खोने जा रहा हो जैसे। एक रिश्ता सन्नाटा ओढ़े अंधेरे की ओर अपने वजूद को खोने जा रहा हो जैसे। क्यों क्यों, क्या ख़त्म हो रही है इसकी रसद? हाथ बढ़ाकर पकड़ो भी तो कैसे, हाथ बढ़ाकर पकड़ो भी तो कैसे। पत्ते पर गिरी ओस की बूंद सा ये तो गिरने को मचल रहा। गिरकर किसी सतह पर, गिरकर किसी सतह पर तोड़ देगा दम, बिना किसी आहट और जुम्बिश के। लेकर अपनी मुट्ठी में कुछ उम्मीदें और कुछ चंद लम्हे। मेरी अगली कुछ पंक्तियाँ ज़िंदगी के उस अंतिम पड़ाव यानी वृद्धावस्था में जो इंसान के एहसास हैं उससे जुड़ी हैं। शीर्षक है आहट। नहीं होती, नहीं होती अब किसी पदचाप की आहट, नहीं होती अब किसी पदचाप की आहट, ना शब्दों का शोर। नहीं होती अब किसी पदचाप की आहट, ना शब्दों का शोर। था तपती रेत सा जीवन, था तपती रेत सा जीवन, पिघल रही हर क्षण। हुई आकार से विकार मोम सी काया, बची रहती एक आस, बची रहती एक आस हर उगती किरण के साथ। उठ चलती, उठ चलती फिर अनुरक्त हुई जीर्ण विदीर्ण सी काया। नहीं होती अब किसी पदचाप की आहट। मेरी अगली कविता जो आजकल आज के माहौल से जुड़ी है, जहाँ इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है और उसके लिए वो अपने किसी भी हद को पार कर लेता है। कविता का टाइटल है रसूखदार। लंबी कतार लगी थी, लंबी कतार लगी थी सुनार की दुकान पर, लंबी कतार लगी थी सुनार की दुकान पर। न जाने क्या क्या गिरवी रखने आए हैं, न जाने क्या क्या गिरवी रखने आए हैं रसूखदार। कुछ अपना सम्मान, कुछ अपना सम्मान, तो कुछ अपनी कलम, तो कुछ अपना ईमान गिरवी रखने आए हैं, कुछ अपना ईमान गिरवी रखने आए हैं। लगा जैसे ये मरने से पहले मरने आए हैं, लगा जैसे ये मरने से पहले मरने आए हैं। बहुत शोर था, बहुत शोर था, उल्लास भी तो था, बहुत शोर था, उल्लास भी तो था। मानो होगी आज इनको छत मयस्सर, मानो होगी आज इनको छत मयस्सर। तभी तभी एक अट्टहास करती आवाज़ गूंजी, तभी एक अट्टहास करती आवाज़ गूंजी। शायद ये सुनार था, सुनार ही तो था। ईमान अठन्नी, ईमान अठन्नी, जेवर रुपया, अब बोलो कुछ कहोगे क्या भैया, अब बोलो कुछ कहोगे क्या भैया। सुनार था, ये सुनार ही था। कभी कभी हमें अपनी दूसरे की भलाई के लिए, खुशी के लिए दिखावा और एक कहूँ तो मुखौटा पहनना पड़ता है। और उस खुशी के लिए अगर ऐसा किया गया तो वो मैं मानती हूँ कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, फिल्म थी अर्थ, 1980s, अर्ली 1980s में अर्थ। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।
लेकिन आज के माहौल में हर इंसान को जैसे इस मुखौटे की ज़रूरत पड़ गई है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस मुखौटे की ज़रूरत पड़ गई है। और मेरी इस कविता, मेरी आखिरी कविता क्या जो टाइटल है वो भी मुखौटा ही है। कर्रा रही मौलिकता, कर्रा रही मौलिकता, क्षुब्ध हो रही नैतिकता, क्षुब्ध हो रही नैतिकता, ठाके लगा रहा मुखौटा 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 मुखौटा, रिश्ते निगल रहा मुखौटा, डूब रहा बेचैन सा, जहाँ तहाँ खोज रहा इंसान नित नया मुखौटा 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 मुखौटा। भरमाता भरमाता सच्चाई छुपाता, नहीं पढ़ पाता कोई इसे, जब हंसता ये मुखौटा मुखौटा मुखौटा। आईने से भागता इसको तोड़ता मुखौटा, क्या अपने ही चक्र में फंस जाएगा, क्या अपने ही चक्र में फंस जाएगा एक रोज़ ये मुखौटा। देखो 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 मुखौटे पर पहने मुखौटा, आ रहा एक नया मुखौटा 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 मुखौटा। बहुत खूब, शुक्रिया ज्योति त्यागी साहिबा। ये जो दुनिया है ये सभी एक वो फिल्म का भी गाना था कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये दोहरी ज़िंदगी सभी को जीनी पड़ती है। तो इसी में मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं उसकी गर्द हटाते हुए भी डरता हूँ, मैं उसकी गर्द हटाते हुए भी डरता हूँ, वो आईना है मुझे बेनकाब कर देगा। एक शेर मैं और अर्ज़ करना चाहती हूँ, हमने अपनी मुफलिसी का इस तरह रखा भरम, हमने अपनी मुफलिसी का इस तरह रखा भरम, राब्ते कम कर दिए मगरूर कहलाने लगे। और एक शेर में जो आप लोगों के सामने अर्ज़ कर रही हूँ वो हर किसी की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, और बचपन से हम बड़े हो जाते हैं और शायद ज़िंदगी का आखिर हो जाता है, हम उसको फेस करते ही रहते हैं। वो शेर है, मुखालफतों से मेरी शख्सियत निखरती है, मुखालफतों से मेरी शख्सियत निखरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। हर इंसान है बचपन से उसको क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है, अपनी फैमिली से, अपने नेबर से, अपने फील्ड में जहाँ भी जाते हैं इंसान को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म ही इंसान को बहुत आगे ले जाता है। कहते हैं ना कि निंदक नारे राखियो आंगन कुटी छुपाए। तो मैं नेक्स्ट उसमें बुलाना चाहती हूँ, एक ऐसे आर्टिस्ट का बुलाना चाहूँगी जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे पोइट हैं। और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ एक सोसाइटी की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की जो चेंजेस हो रहे हैं उन पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं, और उनको अपनी परफॉर्मिंग आर्ट के ज़रिए सबके सामने रखते हैं। तो मैं उन आर्टिस्ट का नाम बोल रही हूँ, वो है जनाब इंदर सलीम साहब। और इंदर सलीम साहब, मैं आपके लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। शुक्रिया 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 रंजन जी को मुबारक। फिर से कहाँ गए वो? अच्छा, तो खैर शायरी के लिए बहुत फुर्सत होनी चाहिए, सबों को जल्दी है। सियासी माहौल गर्म हो चुका है, तो मेरी एक पुरानी एक नज़म है, इनके पीछे आप देखते हैं काफ़ी घोड़ा वगैरह है, एनिमल्स हैं। तो मेरी एक नज़म है, ज़्यादा लंबी नहीं है बट हो सकता है आपको अच्छी लगे। और मैं गाय बनने लगा, इसको मैंने परफॉर्म भी किया है दो बार, तो तब मुझे नहीं लगता था इतना वो नज़दीकी वाला मामला है, क्योंकि जिस तरह से सियासी माहौल बदल रहा है और वो आप सब देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी शायद कम पड़ेगा।
और मैं गाय बनने लगा। मैंने यूं ही मुंह खोला, मैंने यूं ही मुंह खोला पहले उनकी सभा में, जो मेरी भी महफिल आरज़ू थी। उनके कहकहे जहाँ लग रहे थे, मेरी हल्की मुस्कुराहट भी वहाँ शामिल गुफ्तगू थी। ऐसा कुछ न था कि हम एकम एक थे, मगर लिहाज जो आँखों की किताब का मुक़द्दस निचोड़ है, रक्सा था। बदगुमानी का खंजर मयां से बाहर तो था, मगर आया न था। गोया हुजूम का बदहवास इरादा बाहर था, मगर दरमियान न था। अंदर दीवारों के बीच मेरे तन बदन की कब काया पलट हुई पता ही न चला। गले का इन्फेक्शन होता तो चुप रहता, आदम कदनुमा काकरोच बन जाता। अपने स्टूडियो के अंदर ही अंदर पड़े पड़े तहजीब व तमद्दुन के मयारों से परे नींद में ही एक दिन खामोशी से मर जाता। मगर यहाँ फ़कत मेरे मुंह खोलने की बात हुई, दूध के दांत जैसा मेरे मुंह से कोई अनचाहा मुहावरा अचानक क्या गिर गया कि सब मुझ पर हंसने लगे। ऐसी हंसी बन जाती है नश्तर जिगर को आर पार करते करते। थाली में परोसा मांसाहारी खाना बन जाता है शाकाहारी खड़े खड़े। जबड़ा चौड़ा होने लगता है जुगाली करने के अनुकूल। कान लंबे होते हैं, दुम निकलने लगती है। दूध से बड़े थन दूर से दिखने लगते हैं और एक रूप गाय का उभरने लगता है। आजकल मैं गाय ही गाय क्यों बनने लगता हूँ? आजकल मैं गाय ही गाय क्यों बनने लगता हूँ? पल दो पल के लिए कभी मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट, कभी शेर, कभी कुत्ता, कभी तितली और कभी रॉबिन हुड भी बन जाता हूँ। मगर आजकल फ़कत गाय, फ़कत गाय, फ़कत गाय। ये सब मेरे दोस्त की कार में बैठे बैठे एक गाय बन जाना मेरा वहमो गुमा ही तो है। भला एक ठोस आदमी देखते देखते कुछ और बन सकता है क्या? एक निहत्ते इंसान पर बेड़े की तरह टूट पड़ना शायद बेड़िया बनने से बदतर होता है। तो फिर मैं क्यों कर गाय बनने लगूं? कहीं ये कामधेनु बनने की अलामत तो नहीं? कहीं ब्राह्मणों बनिया समाज की मुझे पूजने की चाहत तो नहीं? थेरी के हिसाब से कुछ और बन जाना नाक में ताज़ा खुशबू की तरह होता है। थेरी के हिसाब से कुछ और बन जाना नाक में ताज़ा खुशबू की तरह होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व में थकावट आते ही कुछ का कुछ और दिखाई नहीं देता। मगर हकीकतन सियासत की गर्म हवा में जो कुछ पक जाता है पकता ही रहता है। सब कुछ कहाँ कभी ठीक होता है। कुछ थोड़ी दूर निकलने की देर होती है तो सर पर छत गिरने लगता है। सड़क पर एक सियासी बहस में मुलविस चंद लोगों के मुख्तसर रूहानी इरादों की बदौलत जब एक नौजवान अपनी गोल टोपी सर से उतारकर खिसकने लगा, मैं फिर गाय बनने लगा। इसी बीच बेवजह कुछ लोगों ने जब मुझे बासी रोटी, एक साबुत केला और सड़ी मिठाई मुंह में दी, मुझे यकीन हुआ कि मैं गाय बन गया हूँ। मुड़ के देखा तो मेरा मूत कोई खुशी खुशी पी रहा था और कोई मेरे गोबर से अपने माथे पर तिलक लगा रहा था। मैं सचमुच गाय बन गया हूँ। कुछ दूर चलो मेरे संग, अगर तुम भी बन गए हो गाय, अगर तुम भी बन गए हो गाय। एक और भी ऐसे है जो थोड़ा सियासी है, बट ये एक दूसरा एक मैं कुछ थोड़ा और आपका कीमती समय ले लूँगा। ये जो अभी जो गाज़ा का जो जंग चल रहा था उस पर मैंने एक लंबा एक सीरीज़ लिखा था, पोस्टकार्ड्स टू गाज़ा। उस 7 अक्टूबर के बाद जो था, जो वहाँ पर बहुत ही भयंकर हालात पैदा हो गए, तो थोड़ा इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इंग्लिश में हो जाता है कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड। तो जंग वहाँ चल रही है
और हम यहाँ बैठे हैं। इसी पर एक दुविधा है मन में। डिड यू हियर एनीथिंग? डिड यू हियर एनीथिंग? I heard the sound of my own word. Or was it someone in the distance? Or my own auditory hallucinations? Did you hear something? Right now, do you hear deafening sounds from wall fields? Right now, do you hear deafening sounds from war fields? I hear words. I hear a silent people. There can be a trigonometry of angles that connects my eyes, my mouth and my ear. You know, the right angle wala. There can be a trigonometry of angles that connects my eye, my mouth and my ear. But how to calculate the hypotenuse of sounds buried alive at a distance? If right now you and me are right angle of a triangle, you know, like this, and the Gaza is too far. So it is about silence basically. एक और छोटी सी इसी पर है, वो जैसे गुफ्तगू करते हैं, तो गुफ्तगू को ब्रेकअप करके आप गुफ और गू, वो बीच में ता रहता है, तो जस्ट ब्रेकिंग ऑफ द गुफ्तगू, एंड इसका ट्रेजिक सीक्वेंस जो है गज़ा का है. गो अगेन, वंस अगेन, यू बोथ गुफ एंड गू sit face to face with a table ta in between and hurl words at each other. Ta is the table and goof or goo are talking to each other. So it's a slice at the goof to goo, because the conversation is not there. That's the taciturnity of the ta. Taciturnity is like opacity. Then nothing actually happens. The taciturnity of ta between goof and goo during wars engulfs the entire stage. Audiences turn to whisper, become multiples of guftgoos. The mouth job of guftgoo in every room is to keep blowing the issue at hand. Go, it is war between guftgoo makers and guftgoo demolishers. These are 60, 70 small, the last one from the postcard to Gaza. Water that cooled the first poet's feet at the cave's mouth. Water that cooled the first poet's feet at the cave's mouth. Dry leaf that fell from the tree above. Paradise bird who flicked whatever fell from above. Sound that the beak made after a single dip in the brook below. Dance that followed over the feather of his mate. All that and the wind beyond the cliff, I beg in the heart of my language. Take me to the song's edge. Take me to the song's edge. I want to moisten my lips. Take me to the memory of water. All I have is this poor liarly articulation, as if files to refer to, as if shelves high above, as if policed alleys and machines to smog. Amidst this, a child half buried, half pulled by the staff. I couldn't bear to watch this footage from Gaza. There is nothing I can do. There's everything I can do. Take me to the song's edge. Take me. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा कि मैंने कहा था कि इनके टॉपिक्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और बहुत गहरी निगाह होती है, ना सिर्फ अपने आसपास बल्कि पूरी दुनिया में. ये ये बेखबर नहीं, बाखबर इंसान है. और एक शेर आपके लिए कहना चाहूँगी. कश्तियाँ सब की किनारे पे पहुँच जाती हैं, ना खुदा जिसका ना हो उसका खुदा होता है. अब मैं एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहती हूँ, काजी रागिब साहब, जो नेशनल हेराल्ड के आर्ट डायरेक्टर हैं
और एक आरकेजी गैलरी के भी आर्ट डायरेक्टर हैं और बहुत लंबा इनका डेजिग्नेशन है और बाकी इनके ये खुद अपने बारे में बताएंगे। तो मैं आपको शुक्रिया बहुत बहुत। मैं इस एग्ज़िबिशन में एंटर होने के बाद जो ये मेरा ऑब्जर्वेशन एज एन आर्ट क्रिटिक है, एज एन आर्ट राइटर, मेरा इंट्रोडक्शन है 35 ईयर से मैं आर्ट फील्ड में हूँ। बाकी तो पढ़ाई तो PhD VD सब सो मेनी थिंग्स आई डिड। तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ क्योंकि एक और जगह पहुँचना है इस एग्ज़िबिशन के बारे में, इस वर्क के बारे में, क्योंकि ये रंजन कौल साहब की जो एग्ज़िबिशन है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो एक पब्लिशिंग एग्ज़िबिशन है, इस इलस्ट्रेटेड एग्ज़िबिशन है। जैसे एक पब्लिशिंग में होता है ना कि एक स्टोरी, हर पेंटिंग स्टोरी के अकॉर्डिंग पेंटिंग बनाते हैं या इलस्ट्रेशन बनाते हैं, उस तरह का ये वर्क है। ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जो पढ़ते हैं मतलब फाइन आर्ट BFA MFA करते हैं तो उनका थोड़ा स्टाइल थोड़ा अलग होता है, वो एक सीरीज़ में चलते हैं। और जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं वो चाहते हैं कि सब कुछ वो दिखाएं, तो ये अपना एक स्टाइल है। तो मैं लाइन कह के मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। माजी की याद, आज का गम, कल की उलझने, इन सबको मिलाइए मेरी तस्वीर बन गई। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नेक्स्ट जिनको बुलाना चाहती हूँ वो है प्रेमा झा, जिनका ताल्लुक़ बिहार के मुजफ्फरपुर से है। वे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया मैनेजमेंट में मास्टर हैं और आजकल हेड ऑफ़ मेडिकल कंटेंट की पोस्ट पर लंदन और अमेरिका के लिए काम कर रही हैं। और उनकी जो पहली काव्य रचना है हरे पत्ते पर बैठी चिड़िया 2009 में पटना में पब्लिश हुई थी। और किले की दीवार, चिड़िया का तिनका, लव जहाज, बंद दरवाज़ा, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि पब्लिश हो चुकी हैं। नाम से ही बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, इंशाल्लाह पढ़ने में भी और इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो प्रेमा झा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रेमा झा हूँ और किले की दीवार और चिड़िया का तिनका अभी वाणी प्रकाशन और भारतीय ज्ञानपीठ से एक साथ प्रकाशित होके आई। तो मैं क्या ही पढ़ूँ, क्या बोलूँ, इसी से शुरू करती हूँ। नाम मेरा कुछ नहीं है। पहाड़ ने नदी का रास्ता पूछा और उसे देख भर लेती हूँ। घूंट घूंट प्यास में सब सपने पी जाती हूँ। पत्थरों के शहर में शीशा दिल ढूंढती हूँ। नफ़रती मिल्कियत में मोहब्बत ढूंढती हूँ। मैं नंगों के देश में जुलाहे का घर ढूंढती हूँ। खेत हूँ उस फसल का जो पेट भरता है, मगर बीमार कश एक सिगरेट में दवा ढूंढता है। कहीं नहीं मिला मर्ज़ वो, गुजरता रहा मैं हकीमों की गली से, जो दिल तोड़ देता है फिर भी जो टूटा है वो कांच भी नहीं है। अनपढ़ के शहर में अदीब ढूंढती हूँ। मैं अकेली हूँ व्यापारियों के नगर में। मैं मिट्टी की किस्मत में चांद ढूंढती हूँ। नाम मेरा कुछ नहीं है, पता संदिग्ध है। मुल्क मेरा हर बार शर्त हार जाता है। एक नया खेल ईजाद करता है। जीवन टॉस हो गया है। उस सिक्के की ज़मीन अभी कुछ भी तय नहीं। शायद मंदिर, मस्जिद या कोई कलीसा होगा, मगर दुआ है कि मज़ार हो जहाँ रूह को भी चादर मिलती है और हर एक सिक्का अदब से मुर्शिदों के कस्बे में होने की तस्दीक करते हैं। और बोलो, अभी जो राजनीतिक, सामाजिक और जो हालात है पूरे विश्व में, मैं उसी पे एक कविता पढ़ना चाहूँगी। हाँ, इसका शीर्षक है जन्नत का दरवाज़ा। ये बात जाने दो जैसे जाती गई जाने गाजा में यरूशलेम का होना दुनिया के नक्शे पर। चुप रहो जैसे ऑटोमन साम्राज्य विलुप्त हुआ तुर्की से। यहाँ जुबान
100 रुपये किलो बिकता है। गाज़ा पट्टी में जान है चवन्नी, नाका बंद है बस्ती। फास्फोरस आसमानों में लालसाएं इज़राइल ऐसी, जैसे जीवन फ़िलिस्तीन में। सुना है 28,000 लोग मर गए, नहीं अभी गिनती जारी है। मुझे मिस्र का पिरामिड याद है, 8वां आश्चर्य होगा प्रार्थना के लिए ज़मीन। अल हरम, अल शरीफ, ताबूत ए सकीना कहो तुम किसकी हो। तौरात आसमान से जब नाजिल हुई, इस्राइल ने पहली बार आंखें खोली थी। पैगंबर हज़रत मूसा ने खुदा की इस किताब को दुनिया में जीने का तरीका बताया। खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, जन्नती आफताब रूह है हर बच्चा। अल अक्सा मस्जिद, टेम्पल ऑफ माउंट, द डोम ऑफ द रॉक। इस्लाम, यहूदी और ईसाई, जिस्मो आबरू से वाकिफ़ हो जाओ। पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। हम तो फ़कीर हैं, सोचा था कभी खाने काबा से चलकर जन्नत वाला दरवाज़ा देखने की एक ख्वाहिश पूरी करेंगे, मगर जाना है अब जहन्नम की आग यहीं से निकलती है। इश्क उर्दू है, सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था। तुम इश्क नहीं पढ़ना चाहते थे। तुमने कई सनद हासिल की थी और एक लब्ध प्रतिष्ठित शख्स थे, जिनके घर रोटियां भटियारी पकाती और बीवियां भड़कीले कपड़ों में अपनी बूढ़ी त्वचा छिपाती, जिन्हें रश्क रहता हर सुंदर लड़की से। तुम भूखे थे कई दिनों से, इसलिए प्यास भूल चुके थे। तुम्हारे लिए प्रेम किसी मुशायरा गाह की तरह था, जहाँ तुम मर्शिए को गज़ल की तरह पढ़ते थे। रूह की ज़बान उर्दू थी, रूह की ज़बान उर्दू थी, जो तुम्हारी भाषा नहीं थी। तुम खो गए थे उस बाज़ार में, जहाँ मांस के लोथरे के सिवा कुछ न था। नमक तुम्हारी ज़िद नहीं थी, क्योंकि तुम बेजायका खाने के आदी हो चुके थे। इंसान और जानवरों में एक ही फ़र्क होता है, इंसान प्यासा और जानवर भूखा। बीवियों और लड़कियों में त्वचा का फ़र्क होता है, जबकि पुरुषों और प्रेमियों में यह फ़र्क अलग तरह का होता है। पुरुष शक्तिवर्धक दवाई के सेवन के बावजूद जल्दी मर जाते हैं, और प्रेमी लाइलाज बीमारी होने पर भी सदैव जिंदा रहते हैं। शुक्रिया। बहुत खूब प्रेमा, और आपकी कविताएं ही बहुत अच्छी थी, बल्कि आपने बड़े अच्छे अंदाज से उसको सुनाया भी, और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक और बहुत डीप आपकी नॉलेज है। अब मैं आपने मोहब्बत की बात करी, तो मैं एक मोहब्बत पे एक आपको किस्सा सुनाती हूँ। एक मुग़ल बादशाह की बेटी थी जिसका नाम था ज़ैबुन्निसा। बहुत खूबसूरत थी और शायरा बहुत अच्छी थी। तो वहाँ पर ही एक आर्मी चीफ थे जो उनसे ज़ैबुन्निसा से इश्क करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। तो लेकिन आर्मी चीफ को वो नहीं मिल सकती थी। ये एक किस्सा कहानी होता है, हमें नहीं मालूम होता कि इसमें कितना सच होता है और कितना झूठ होता है। ये किस्से कहानियाँ ऐसी ही चीज़ होती है। तो एक दिन वहाँ पर अपनी छत पर ज़ैबुन्निसा बाल सुखा रही थी। अब बादशाह जो होती हैं शहज़ादियाँ बड़ी खूबसूरत होती थी। कहा जाता था कि अगर पान भी खाती थी तो उनके गले की नसों में वो जाता हुआ दिखता था, इतना रंग उनका गोरा होता था, इतनी हसीन वो होती थी। तो जब वो पास से आर्मी चीफ वहाँ पास से गुज़रे तो उसे कहते हैं फिलबदी, जो अटरंडम शेर जो बोला जाता है उसे कहते हैं फिलबदी। तो वो आर्मी चीफ वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने शहज़ादी को देखा और एक शेर बोला,
पर्शियन में है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी हिंदी में। सब्ज़ पोशे बलब बा नज़र में आयत, सब्ज़ पोशे बलब बा नज़र में आयत। उसने जवाब दिया, ना बाज़ारो ना बाज़ारी ना बज़र में आयत। यानी कि सब्ज़ पोश में, पीले कपड़ों में मुझे एक बहुत खूबसूरत हसीना नज़र आ रही है। शहज़ादी जानती थी कि वो आर्मी चीफ उससे बहुत मोहब्बत करता है, तो उसने कहा, ना तो प्यार से और ना खुशामद से और ना ज़बरदस्ती से तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते। तो मोहब्बत ऐसी ही चीज़ होती है। तो खैर, अब हम नेक्स्ट आते हैं ज्योति नायर जी पर। आप पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपकी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज़ मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में पब्लिश हो चुकी हैं। तो मैं ज्योति नायर साहिबा को इनवाइट करती हूँ, आएँ और अपना कलाम से हमें Thank you so much. Thank you, ma'am. I'll start with the topic diversity, which is something which is very relevant in today's times. And this poem is titled, Diversity is God's Will. Because this is something that's given to us by God. So here it is. Walking through the garden, I gazed at the beautiful flowers, the bunch of pink and red roses blooming in all its elegance, the lovely bougainvillea swaying to the soothing breeze, the birds chirping, butterflies fluttering, and the buzzing bees, the lilies enjoying the sunlight all day long, the petunias eagerly waiting for someone's attention to come forth, the ever-nourishing soil clinging to my feet. So much to see, so much to feel. The experience no technology can beat. Imagine if God spared no flowers for us. All we saw was barren land beneath us. The existence would seem quite the same. One-on-one, nothing for us to change. Look at the human world, each connected to the other, yet so distinct and different from one another. Some make for a leader, and some for a follower. Some creating magic on the canvas with a touch of vibrant color. Some spreading their charm with graceful movements and poise, and some mesmerizing others with a euphonious voice. The uniqueness evident in every individual's demeanor glorifies beyond words the unseen Creator. Let us be one in appreciating this beauty and not create divisions, but live with integrity. If there would be no venom, how would we churn nectar? If there would exist no evil, how would we embrace the good and strive for the better? This diversity for sure is all words. Else, the very sight of a rainbow wouldn't be awaited on this planet Earth. Each color stands apart, yet binding into one and winning our heart. This amazing planet is truly much beyond a mere piece of art. Thank you. I'll like to go with one more, which is also a little more relevant. It talks about fear, because many a times we see what's going around us and we live in fear. But then fear shouldn't stop us. That's what we should believe in. This poem is titled, Let No Fear Stop You. Fear of the unknown, fear of the dark, fear of the outcome stops you from being that spark. Reach out to this world in your own unique way. Seldom shall the universe stop you midway. Life is all about living with enthusiasm. Don't give vent to grief, anger, or sarcasm. The events in life shall test you at every step. On your emotions, do have a tight grip.
Dive deep into this journey of the soul. Life may seem to be a mystery on the whole. It may bring you laughter, it may bring you tears. Just keep yourself strong and never let in any fear. The path you tread on is guided by your thoughts. So put all your energy to what you want. Life is beautiful. Just keep moving. To the beats of this universe, just keep grooving. What is yours shall come to you. The light of love is all that stands true. With anxiety and fear kept at bay, you will reach your destination, come what may. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for giving this opportunity here. And I must congratulate Ranjan Kaul sir for a wonderful set of paintings. Really, it's beautiful. And it's really nice to see how one can be so expressive through the medium of art. Truly. Thank you so much. Thank you. थैंक यू वेरी मच ज्योति नायर साहिबा। अब यहाँ पर एक पोइट है गौतम दास गुप्ता जी। गौतम दास, आप कहें तो वहाँ पर ही ले आए माइक। हाँ तो अच्छा आप आ जाइए। ओके ओके प्लीज। नमस्कार, मैंने 50 साल से दिल्ली में हूँ। चुनाव आयोग से 2006 में रिटायर किया। 2 लाइन में संक्षिप्त बोल रहा हूँ मैं। 50 साल से कविता में नियोजित हूँ मैं 2003 से 2016 तक साहित्य अकादमी का पार्टिसिपेट किया, कलकत्ता, सिक्किम, दिल्ली। तो 2 कविता है यहाँ पे, तो मल्टीलिंगुअल पोएट्री है, इसलिए 2 बांग्ला कविता का मैं एक हिंदी और एक इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। चांद। जब शाम उदास व्याकुल करने लगे, नीम के पेड़ के पीछे से चांद उठा। मैं भी तब सायंतन के मंत्र में चांद को उकसाने लगा। हाथ मकड़ी की भूल भुलैया में चिदाकाश में चांद वर्णित रूप कथा के पन्ने फाड़ कर उछाल देता हूँ। ढूंढता हूँ उपमा मंडित वह शरीर, वह चेहरा, शुक्ल पक्ष में नीलांजन की माया, आकाश गंगा बराबर शिशु काल में ले जाते हैं। फिर अमावस की एक रात वह उज्जवल ग्रीक प्रेमिका जिसका नाम चांद है, आवेश में बोली, चले जाइए, मैं आर्मस्ट्रॉन्ग की हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन है। बारूद संगीता, उसका मैंने लिखा गन पाउडर टेक्स्ट। डेली दैट गर्ल अप्रोचेस a spot under the tree at evening hours. The place is charged with submission, alchemy of romance and scant of gunpowder. Promise to bring eatable, you as if a dead fish went straight inside that cold storage. At the culmination of my longing, love, lust, emerged smoke of gunpowder, and they ransacked everything, leaving only dead end of evening. Don't weep, my girl. The pensive dusk of winter can only offer you agony of falling leaf. Instead, come at spring, evening and tree iron will make you bold enough to write on gunpowder text. Thank you, madam. शुक्रिया बहुत बहुत गौतम साहब। अब हम नेक्स्ट बुलाते हैं प्रशांता बारिक। प्रशांता बारिक साहब, ओके।
जी बंगाली में, हाँ बंगाली समझने वाले भी हैं यहाँ, बंगाली समझने वाले भी हैं यहाँ। Sharecropper. There is no cloud in the steel-plated sky, no water. Like a lightning cursed tree, Khagan Raut sits skinning on the scorched barren earth. He posed in token of blood-oozing heart, his lad sacrificed at the fag end of summer. Fermented paddy leaves fly in whirlwind, with red-hot soil dust, spent up skin of cobra floats along. The sharecropper sits long, tossing his destiny on time's mighty current, who is the troubled son, seeds neighing. One Bengali program. One Bengali. এই জন্মদাগ শৈশব চিহ্ন রক্তাক্ত আঁতুড় ছুটন্ত পায়ের তলার ভাঙা কাঁচ চুলহার গনগনে শাল কাঠে তাতা পড়া মাতৃমুখ কৃষক পিতার আগ্নেয় ললাট হৃৎপিণ্ডে গেঁথে থাকা গোলাপ কাঁটার লবণাক্ত প্রেম তাল পাতার শিরশিরানি ফাগুন হাওয়ায় ও কাহার হাতছানি ষোলো শৃঙ্গার আপ্লুত মুখ পদ্মনাভি কাজল দিঘি চোখ করতলে বয়ে যাওয়া মোহময় নদী পাঁজরের খাঁজে খাঁজে মৌমাছির মধু সঞ্চয় হাতের কুলহাড়িতে ছেদন করিয়াছি নিজ পা ফিনিক ফিনিক রক্তে আমার ওই চিতাকাঠ ভেজে সন্তর্পণে মহানিশা নামে চরাচরে সহস্র প্রেতজনী অট্টহাসি হাসে। ধন্যবাদ। शुक्रिया बहुत बहुत प्रशांता बरिक साहब। अब मैं कौशिक सेन साहब को बुलाना चाहती हूँ। ये ओपन माइक प्रोग्राम है, अभी ये सबके नाम अभी यहाँ पर आए हैं, तो लेकिन सबको चांस देना ज़रूरी होता है। तो कौशिक सेन साहब प्लीज़। Good afternoon to all. At first, let me introduce myself, and let me, before introducing, let me tell that I am very much overwhelmed to get the opportunity to tell here something and to present here of my creations. And at first, I would like to tell that I am rather mesmerized to see all the paintings created by Mr. Ranjan Kaul sir, and I am rather thankful to him because some of the paintings are giving the way of some ideas of poems also. And I'm really thankful and grateful to him that some of the paintings are so is very full of intensity and sharp. And really the paintings I like. And now let me introduce myself. Being a Sarkari Babu, a Poles apart from the creation, my passion. And now I am sitting on the angle of the reflection of my, I am struggling to write something. I'll not, but let me tell that I'll not, unlike the other poets, the very good pieces of poems, I am not, I could not recite so good. So, and I'll tell all the poems in English only, but let me tell that these poems I have written in Bengali only, and then I translate because it is spontaneously, my poems doesn't come in
doesn't come in English or Hindi. It comes only in my mother tongue. But after that, I translate some of the poems, and most of the translations I do not like my translation also. So the translations 2 or 3 which I like, this translation I will tell you. The first one is Trapeze Girl. The lass slides down the rope smoothly. Delighted spectators applause heavily. Now she would enter the boudoir to change her glittering costume. She would rub away her exalted maquillage. She sits by the mirror, opens her compartment. It's a new roof in it. Today, when a new exciting event will be staged, the tent will beam in ovation. The girl would go up along the rope to reach the zenith of the trapeze. The second is the archaeologist. Excavate the clouds calmly, exploring the reptiles, exploring the household utensils, exploring the armory of the Stone Age. Before grabbing the craft of fire, sharpen the dagger very secretly. Keep the stallions in rainbow at my sky blue stable. It's not just the history. Let's set the granary on flames. Let's foul the sewage system with spit. Excavation is not suspended at midnight too. My third and the last, the national anthem. A failed, an overcast dusk of refusal, a breeze of Reiki, the agony beyond the threshold, the grief beyond the border, the divine tune, a despair yonder. Is it a tune across the green? Iktara or mandolin, a choir of clouds, yet a touchstone, then too. Infectious warps of ballads, harmonica. It's not mere a field, a nation herself. Thank you so much. शुक्रिया बहुत बहुत कौशिक सेन साहब। अब मैं ये सोचती हूँ कि कोई पोइट्री के अलावा कोई ऐसा भी है यहाँ पे जो थोड़ा सा एक गाना भी गुनगुना सके। कोई ऐसा है इंसान जो यहाँ एक गाना ही चले? चलिए, ओके ओके ओके। मैं कुछ बोल दूँ? हाँ बोलिए। सभी को नमस्कार। और मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ तो, लेकिन मुझे अनूप जलोटा जी की एक बात याद आ रही है कि वो कहते हैं कि अगर आपके सामने लता मंगेशकर जी बैठी हों तो आपको गाना गाना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। तो मैं बड़ा फ़ख्र फील कर रहा हूँ कि मेरे बीच में एक बहुत ही उभरते हुए गज़ल सिंगर और उस्ताद सैफ नईम अली साहब बैठे हुए हैं, और ये ख़ानदानी गज़ल सिंगर हैं। इनके पिताजी भी बहुत बड़े गज़ल सिंगर रहे हैं और उनको भारत का ग़ुलाम अली भी कहा जाता है। तो और इनके ये अहमद तिरकमा साहब के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, जो कि पद्म भूषण उनको मिला है, वो तबले में है। तो मैं तो देखिए, मैं अब कुछ गाऊंगा नहीं, इनको आराम से बैठ के सुनूंगा। तो प्लीज़ अगर आप तो उनको बुलाना चाहूँगा मैं, सैफ साहब। थैंक यू सो मच। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले भाई का कॉल आया, जितनी उन्होंने मेरे लिए तारीफ़ करी है, मैं उतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ। बस आप सबका प्यार है कि अनूप जी जैसे लोग, पंकज जी जैसे लोग
पंकज जी हमारे बीच नहीं रहे, वो सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और सुनते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ एक चीज़ मेरी ख़ुद की कंपोजिशन है वो मैं पेश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्यार मोहब्बत की वैसे ही बात चल रही है और जहाँ शायरी की बात आ जाती है, पोइट्री की बात आ जाती है। मैंने तुमसे है मेरी जान मोहब्बत की है, मैंने तुमसे है मेरी जान मोहब्बत की है। खुदा के बाद मैंने तेरी इबादत की है, मैंने तुमसे है मेरी जान मोहब्बत की है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इसी का एक शेर मुझे बहुत पसंद है। तुमने अफसाना तो सभी लोगों को मालूम होगा। तुमने अफसाना बनाया है मेरी उल्फत का, तुमने अफसाना बनाया है मेरी उल्फत का, मैंने अफसाना नहीं एक हकीकत की है। खुदा के बाद मैंने तेरी इबादत की है, मैंने तुमसे है मेरी जान मोहब्बत की है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ग़ुलाम अली ख़ान साहब का मैं शागिर्द हूँ, उनके डिसाइपल हूँ, उनसे गंडा बंद शागिर्दी से बोलते हैं, हमारे में गंडा बंधवाते हैं। तो भाई ने भी उनका जिक्र किया था, तो उनकी गज़ल के बग़ैर मैं कोई भी कहीं भी परफॉर्म करता हूँ या कहीं भी बात करता हूँ तो उनकी बात कहे बगैर ख़त्म नहीं करता। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिक़ी का वो ज़माना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव
आना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी देर से आप इतने खामोश कैसे बैठ गए? हमें पहले से पता होता तो हम आप 2-3 बार आपसे ये गज़लें कराते। बड़े दिल के साथ, बहुत फीलिंग के साथ आपने जो बातें बोली हैं, बहुत अच्छा लगा। और आपने जो गाना गाया यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। और अब इसी में जो हम आखिरी हैं हमारे पोइट हैं मोनाली रॉय, तो सोनाली मित्रा जी को मैं इनवाइट करती हूँ, प्लीज़। इतना सुंदर गाना सुनाकर, इतना सुंदर शेर शायरी सुनाकर सुंदर सा माहौल बना दिया है। अभी सभी अपने बारे में बोल रहे हैं, मैं अपने बारे में क्या कहूँ। मैं 2014 से मेरा मैगज़ीन मतलब पत्रिका चल रहे हैं, वही साहित्य के विषय में, मोस्टली बंगाली। मैं अभी बंगाली ही सुनाने जा रही हूँ। शायद आप लोगों को समझ में आए कि ना आए, पर मैं उसका जो जिस्ट है मैं थोड़ा बोल दे रही हूँ। वो जो नक्सल आंदोलन जो हुआ था उस टाइम बहुत सारे घर के जो लड़के थे कमाने वाले, माँओं का गोद खाली करके वो चले जाते थे, तो कमाने वाला घर में कोई नहीं होता था। तो इसके ऊपर ही मेरा ये कविता है। অরণ্য ভূত। মায়ের পা জড়িয়ে ধরে দাদা বলেছিল ফিরে আসবো একদিন। আমরা সকলেই জানতাম দাদা আর ফিরবে না। শাল মহুয়ার পাতা ভেদ করে ধূসর রঙের চাদর মুড়িয়ে দাদার শরীর মিশে যেতে দেখেছিলাম একলা অরণ্যে। ঠাকুমা বিড়বিড় করে মাকে বলেছিল ভূতে ধরেছে ওকে। জঙ্গল ভূত গিলে খেলো তোর ভাতার এবার জোয়ান ছেলে। মা শক্ত বলি রেখায় ঠিক সেনা জওয়ানদের মায়ের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে, বিমূঢ় অথচ দৃঢ়, ক্লান্ত অথচ বলিষ্ঠ। আমরা দেখেছি উঠোনের কোণে বাবার সাইকেলের সাথে দাদার মোটর সাইকেলও শান্ত হয়ে রোদ বৃষ্টি মাখছে, আর বাইকের সামনে লেখা মায়ের আশীর্বাদ ক্রমশ মুছে মুছে যাচ্ছে আতর্কিত এক ঝড়ে। ভারী বুটের আওয়াজ, সাইরেনের শব্দে, বুলেটের গন্ধে মা আমায় বুকের মধ্যে চেপটে ধরত। আমিও ততোধিক জোরে মাকে আঁকড়ে ধরতাম। কথা রেখেছিল দাদা। একদিন কাকজাগা ভোরে কারা যেন দলা পাকালু ছিন্ন ভিন্ন শরীরটাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল আমাদের গোয়াল ঘরের পাশে, যেন বাঘে খাওয়া দাদা। চোখে ওর নিশ্চিত বিদ্রোহ লেগে আছে। তখনও দাদার হাতে বারুদের পরত। বারুদ ছুঁয়ে দিতেই ভূতে পাওয়া মানুষ আমি। গিলে নিচ্ছে মাগো, ক্রমশ গিলে নিচ্ছে আমায় জঙ্গলের ক্ষুধার্ত কৃষ্ণ বিবর। ধন্যবাদ। शुक्रिया सोनाली मित्रा जी। अब मैं इसी कड़ी में मोनाली रॉय को बुलाना चाहती हूँ, प्लीज़। नमस्कार। I am also a Bengali poet, but I want to read some in Bengali and English, very small. One in Bengali and one in English.
ঈগল এইখানে দুই প্রকার ঈগল বাস করে, এক প্রকার হিংসুটে, অন্য প্রকার বোকা। বোকারা আকাশের জমি ভাগ করে, হিংসুটেগুলো বোকা ঈগলদের পেছনে লক্ষ লক্ষ কাক লেলিয়ে দেয়। Eagles, two kinds of eagle are here, stupid and jealous. Stupid tries division of the sky, jealous provokes crows behind stupid as a spy. Another one, it's inspired from Upanishad. It's of no use to argue with you. You recognize a flower as flower, air as air, sky as sky, land as land, light as light. The day you fill the scope of sky, earth, breeze, waves, flame, all within a flower, will meet again to end the argument. That's all. बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और अब मैं आखिर में आप सभी लोगों का अपनी जानिब से और रंजन कौल साहब की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बड़े पेशेंस के साथ आपने ये प्रोग्राम को सुना, अपना कीमती वक्त निकाला। आज के टाइम में अपना वक्त देना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने बहुत पेशेंस के साथ सुना। अगर रंजन जी आसपास हैं तो हाँ, रंजन जी आइए, आप दो शब्द शुक्रिया अदा करना आपका बनता है, आइए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आई एम ओवरवेल्म्ड बिकॉज इतने सारे पोइट्स आए और स्पेशली हमने गाना भी सुन लिया। ये तो हमारे प्रोग्राम में था ही नहीं था, तो यदि मालूम होता तो शायद हम आपको और टाइम देना चाहते।